महंगाई कितनी भी हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार बेसल डोज डालना ही नहीं तो आप नहीं मानने वाले, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरी फसल करते वक्त अगर मेरी फसल के अंदर कुछ कमी रह गई तो मेरा प्रोडक्शन कम मिलेगा और मेरी आमदनी कम हो जाएगी। तो आमदनी के साथ रिस्क लेने से अच्छा मुझे बेसल डोज डालना ही है। और जो भी किसान होते हैं बेसल डोज डालते वक्त उनके मन में ये भी बात होती है कि मैं अगर मेरा बेसल डोज जितना पावरफुल हो सके उतना पावरफुल अगर डालूंगा तो मेरी फसल एंड तक बहुत ही अच्छी रहेगी और अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। आपकी बातें सही है, सही भी है और थोड़ी सी आप गलती भी कर बैठते हो। आप बेसल डोज डालते हो, अच्छी चीज है, लेकिन क्या वह बेसल डोज लंबे समय के लिए काम करता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल पड़ता है। अभी आप कहोगे कि यार आप कैसे बात कर रहे हो कि कोई बेसल डोज कोई खाद थोड़ी लंबे समय के लिए काम कर सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल कुछ खाद ऐसी होती है जो लंबे समय के लिए काम करती है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो के अंदर कैसे आप, खास बात के अंदर हम आपको बताने वाले कि कैसे आप अपने खेतों के अंदर जो भी खाद का मैनेजमेंट कर रहे हो उसमें कुछ गलतियां होने से रुक जाए। क्योंकि अगर बारिश ज्यादा हुआ तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, अगर बारिश कम हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो एंड तक यह वीडियो बहुत ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो बने रहे एंड तक। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलता है। तो चले, सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल वाला बेसल डोज कैसे बनाया जाता है अभी आपको मैं सिखा देता हूं। तो सबसे पहले हमारे बेसल डोज के अंदर हम क्या लेते हैं, एनपीके लेते हैं। तो पहले एनपीके के अंदर हमारा क्या आता है, हमारा आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपके, अभी देखो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में आप जो भी फसल कर रहे हो उसके लिए अगर बेसल डोज बना रहे हो तो उसके अंदर आपको एक नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए करना है क्योंकि अगर आपने बेसल डोज के अंदर अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन दे दिया, समझ लो ऊपर से बारिश भी ज्यादा आ गया, बारिश के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, आपको पता है नाइट्रिक एसिड का वो जो नाइट्रोजन साइकिल है वो आपको पता ही होगा। तो बारिश के, जितनी ज्यादा बारिश होती है उतना ज्यादा नाइट्रोजन हो जाता है, ऊपर से आपने बेसल डोज के अंदर डाला हुआ नाइट्रोजन, ये दोनों आपके फसल को इतना ज्यादा बूम करा देते, इतना ज्यादा नाजुकपन ला के रखते और डिसीज उसके ऊपर हावी ज्यादा हो जाती है और आपकी फसल बर्बाद होने की कगार पे आ जाती है। तो फसल को ऐसा रिस्क जोन में डालने से अच्छा नाइट्रोजन जितना आपके कंट्रोल में होगा उतना ही अच्छा है। इसीलिए अभी देखो दो प्रकार की हम फसलें करते हैं, एक तो ड्रिप के माध्यम से हम कुछ खाद देने वाले सिस्टम वाले फसलें करते हैं और साथ ही साथ कुछ फसलें ऐसी होती है जिसमें फ्लड इरिगेशन किया जाता है, खुला पानी दिया जाता है। तो इसमें पहला प्रकार जो है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन के सारे हम, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, 24-24 हो गया, हमारे ड्रिप के माध्यम से जितना चाहे जब चाहे तो दे ही सकते। दूसरी बात फ्लड इरिगेशन वाला, तो फ्लड इरिगेशन जितना चलता है या फिर हम उसको ब्रॉडकास्ट करके भी दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन आपके हाथ में होना चाहिए क्योंकि बारिश ओवर, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ बारिश तो आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए बेसल डोज के अंदर नाइट्रोजन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आप यह बेसल डोज ठंड के दिनों के लिए या फिर गर्मी के दिनों के लिए बना रहे हो तो बेझिझक आप नाइट्रोजन ज्यादा भी ले लेते हो तो आपका फायदा ही होने वाला है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ बारिश के दिनों के लिए नाइट्रोजन के लिए संभल कर चलना है। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के मुताबिक अगर आप लेना चाहते हो तो आप यूरिया ले सकते हो, अगर आप ठंड के दिनों के लिए या फिर बारिश के दिनों के लिए बेसल डोज बना रहे, सॉरी ठंड के दिनों के लिए या फिर गर्मी के दिनों के लिए बेसल डोज बना रहे हो। तो अगर बारिश के दिनों के अंदर भी अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो थोड़ा रिस्क में जाता है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड बारिश के दिनों के बेसल डोज के अंदर नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ हमारा सेकंड वाला न्यूट्रिएंट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसी चीज है जो आपकी जड़ों का विकास बहुत अच्छे तरीके से करती है, साथ ही साथ आपके पौधे का विकास भी बहुत अच्छे से करती है, फलों का, फूलों का, दोनों का भी विकास बहुत अच्छे से करती है। तो फॉस्फोरस आपके फसल के अंदर जितना ज्यादा मात्रा में जाता है उतनी ही ज्यादा आपकी फसल मजबूत बनती जाती है। इसीलिए फॉस्फोरस कम मात्रा छोड़ो यार, थोड़ा ज्यादा भी गया तो अच्छा ही होता है आपकी फसल के लिए। और आप देखो ना, फॉस्फोरस ज्यादा हुआ तो ज्यादा गर्मी पड़े या फिर ज्यादा बारिश पड़े फिर भी आपकी फसल तंदुरुस्त रहती है दोनों सिचुएशन के अंदर। इसीलिए फॉस्फोरस को हम ना नहीं कहेंगे भाई, जितना हो सके उतना आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी कुछ किसान कहेंगे कि यार फॉस्फोरस के अंदर आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट ही क्यों उठाया,
18-46 के अंदर भी 46% फॉस्फोरस आता है, 10-26-26 के अंदर 26% फॉस्फोरस आता है, तो उनको क्यों नहीं उठाया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 18-46 का या फिर 10-26-26 का इस्तेमाल हम हमारे बेसल डोज के अंदर डालेंगे करेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 18-46 हो गया, 10-26-26 हो गया, शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिजल्ट देने वाले खादों का इस्तेमाल आपको बेसल डोज के अंदर नहीं करना है। अभी आप कहोगे कि यार फिर तो ये सिंगल सुपर फॉस्फेट लॉन्ग टर्म में काम करता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, सिंगल सुपर फॉस्फेट बहुत लंबे समय के लिए कार्य करता है। जो भी किसान होंगे, प्याज वाले किसान होंगे, उनको भी अच्छा पता होगा, सोयाबीन वालों को भी पता होगा। आपने खासकर ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जिस साल आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल किया होगा, आपको हार्वेस्टिंग के वक्त कंदवर्गीय फसलों का हार्वेस्टिंग करते वक्त आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो इसी ये जो इंडिकेट करता है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के रिजल्ट एंड तक हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं, इसीलिए हमने बेसल डोज के अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट लिया है। इसके बाद आता है हमारा पोटाश। तो हमारा एनपी हो गया, अभी के पोटाश। पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि पोटाश, जैसे मैंने बोला ना, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर दिया और ऊपर से ज्यादा बारिश हो गया, तो हमारा दोनों नाइट्रोजन एक साथ मिलकर हमारी फसल को नुकसान कर सकते हैं। तो वैसे ही आपके पोटाश के अंदर भी होगा। पोटाश कोई नुकसान नहीं करता है। पोटाश आपका मैच्योरिटी लाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके फसल के अंदर। मैच्योरिटी मतलब क्या? आपकी हार्वेस्टिंग अच्छी करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपके पेसर डोज के अंदर होगा तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने ये बात भी जानी होगी कि आपके फसल के अंदर अगर वाटर स्ट्रेस होगा, पानी का तनाव होगा और उसमें पोटाश की मात्रा भी ज्यादा होगी, तो ऐसे में फसल खींच के आती है, उसका हार्वेस्टिंग नजदीक आ जाता है, इसीलिए वो वजन भी नहीं दे पाती और अच्छी क्वालिटी भी नहीं बन पाती। तो पानी के तनाव होते वक्त अगर आपके जमीन के अंदर पोटाश की मात्रा ज्यादा हुई तो आपका नुकसान होता है, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो इस बात को अगर आप समझ गए तो एक बात को और समझ लो कि ठंड के दिनों में आपका पोटाश का मात्रा भी ज्यादा नहीं चल, क्योंकि वैसे ही फसल धीरे धीरे बढ़ती है। गर्मी के दिनों में गलती से आपका वाटर स्ट्रेस चला गया, पानी का तनाव हो गया आपकी फसल को, तो वहां पे फसल खींच के आएगी। और बारिश के दिनों में अगर आपके बारिश ही नहीं गिरा तो वहां पे गर्मी जैसे हालत हो जाएंगे और फिर से फसल खींच के आएगी। तो इसीलिए बेसल डोज के अंदर अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करना चाहते हो तो बहुत कम मात्रा में अगर इस्तेमाल करोगे तो अच्छी बात होगी। यहाँ पे देखो, अगर बारिश ज्यादा गिरता है और आपका बेसल डोज के अंदर पोटाश ज्यादा रहता है तो आपका फायदा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन को दबाने के लिए पोटाश बहुत ही अच्छा मदद करता है, वहां पे फायदा होगा। लेकिन गलती से बारिश नहीं गिरा तो आपका नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ड्रिप इरिगेशन का मॉडल है आपके खेत के अंदर, या फिर आप खुला पानी दे रहे हो आपके फसल के अंदर, तो आप पोटैश का एप्लीकेशन बारिश का तामझाम देखकर भी बाद में भी उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, यह मुझे कहना था। फिर भी अगर आप अपने बेसल डोज के अंदर उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो हम एमओपी या फिर एसओपी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो भी हमें कम करना है, तो बेसल डोज के अंदर क्वांटिटी कितना रखना है ये एंड में जानेंगे। इसके बाद हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर के अंदर सभी न्यूट्रिएंट अगर हमने दिए, बोरान, जिंक, फेरस, मोलिब्डेनम, कॉपर वगैरह सब दिया, तो एक दूसरे को वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये दबाने का खेल समझने से अच्छा बात है कि आप अपना स्वार्थ देख ले। आपकी फसल अगर फ्लावरिंग वाली है, जिसके अंदर फूलों की सहायता से आपके खेत में मदद हो रही है या फिर आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, तो फ्लावरिंग के लिए आपको क्या चाहिए? तो बोरान चाहिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपके बेसल डोज के अंदर आपको बोरान का इस्तेमाल कर लेना है। अगर बोरान बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आपके एरिया में अवेलेबल है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर रानडे कंपनी का बोरेकॉल आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो सिंपल वाला आपका ऑक्टेबोरेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो यहाँ पे आप देख लो, बहुत सारे फसलों के अंदर निमेटोड की समस्या होती है। अगर आपके फसल के अंदर निमेटोड की समस्या नहीं है तो व्हाइट ग्रब की समस्या होगी। व्हाइट ग्रब क्या आपको पता है, आपके गन्ने वाले किसान हो गए या फिर मूंगफली वाले किसानों को बहुत ज्यादा परेशान करता है व्हाइट ग्रब। तो व्हाइट ग्रब के लिए हो गए या फिर आपके निमेटोड के लिए आप जो भी एक, या फिर आपके जमीन के अंदर जो भी इंसेक्ट का अटैक होता है आपकी फसल के अंदर, उसके लिए आपको जीआर फॉर्मुलेशन वाला इंसेक्टिसाइड लेना है। अगर कुछ भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, अगर ऐसी फसल आप कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इंसेक्टिसाइड वाला जीआर नहीं भी लिया तो भी चल जाएगा। तो जीआर फॉर्मुलेशन में यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लेने वाले कार्बोफ्यूरॉन। कार्बोफ्यूरॉन की जगह आप
कार्टप हाइड्रोक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप रिजेंट दानेदार जिसके अंदर फिप्रोनिल आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जो आपके बजट में बैठता है उसको आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आपके लिए कार्बोफ्यूरॉन कंटेंट कर दिया है, ना कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। हम किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं करते, इस बात के लिए तो एक लाइक बनता है। तो चले, तो हमारा अभी एनपीके हो गया, अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हो गया, एक इंसेक्टिसाइड भी हो गया। तो अगला क्या होने वाला है? तो अगली बात यह होने वाली है कि आपके फसल के अंदर देखो, अभी पहले जैसा जमाना नहीं रहा कि लगातार बारिश 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 गिरे या फिर लगातार तेज धूप हो। अभी कुछ बारिश आता जाता है अचानक से, और अचानक से तेज धूप पड़ने लगती, जिससे जो टेम्परेचर अचानक से ऊपर और नीचे जाता है, आपकी फसल भी वहां पे तनाव में जाती, जिसे स्ट्रेस कहा जाता है। तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, वो भी आपकी फसल को मजबूत रखने के लिए। अगर आपकी फसल ही मजबूत नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई इंसेक्ट या फिर कोई डिसीज का अटैक हो ही जाता है, तो वो ना हो, या फिर उसका अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। तो ग्रोथ अच्छी बनाने के लिए या फिर उसको स्ट्रेस से निकालने के लिए हम इस बेसल डोज के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं सिलिकॉन पाउडर। तो सिलिकॉन पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, कम से कम आपका 50% सिलिकॉन उस पाउडर के अंदर होना चाहिए। तो इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। तो यूरिया, अगर आपकी जमीन हल्की है जहां पे पौधे बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ते हैं, तो यूरिया बहुत तेज गति से बढ़ने वाली जमीनों के अंदर यूरिया का इस्तेमाल ना करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर भी अगर हल्का हल्का लेना है तो 15 से 20 किलो बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में ज्यादा बढ़ा भी दिया तो चल जाएगा। तो ये बात आपको कर लेनी। सिंगल सुपर फॉस्फेट भाई, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कौन सा भी सीजन हो आपका 100 किलो 1 एकड़ के हिसाब से आपको लेना ही लेना है। कम से कम 150-200 किलो भी लेते हो तो और भी अच्छा प्रोडक्शन आपको आपके खेत के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एमओपी, मैंने बताया आपको कि गर्मी के दिनों में तो एमओपी का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर 5-10 किलो ही आपके बेसल डोज के अंदर करना है। अगर बारिश का दिन हो, अभी देखो ठंड के दिनों में भी पौधा जल्दी ग्रो नहीं होता है, तो वहां पे भी ठंड के दिनों में भी आपको गर्मी के दिनों की जैसा ही पोटेश थोड़ा कम लेना है। लेकिन बारिश के दिनों में थोड़ा बहुत पोटेश चल जाता है, तो फिर भी यहाँ पे हम पोटेश के तौर पर 20 किलो आपका पोटेश रहेगा आपके बेसल डोज के अंदर। इसी के साथ साथ बोरॉन भी लेने वाले हम। अभी यहाँ पे कुछ किसान कहेंगे कि यार मैं 100-100 किलो देता हूँ, 200-200 किलो देता हूँ, एकदम ऐसा बम्पर डोज दे देता हूँ। तो यहाँ पे बात कैसी गलत होगी, ये भी बात ध्यान में रखना है। कई लोगों को क्या लगता है ज्यादा पानी दिया तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा खाद दिया तो ज्यादा प्रोडक्शन, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये आपका छोटा पौधा है, ठीक है, और ये आपका सबसे बड़ा पौधा है, ठीक है। तो ये आपका बेसल डोज जब जाता है तो ये आपके छोटे पौधे के लिए जाता है, ठीक है ना। बेसल डोज आपका जब पौधा छोटा रहता है तभी जाता है। बाद में पौधा 60 दिनों की फसल होने के बाद आपका कोई बेसल डोज नहीं जाता है। एकदम से इतना सब कुछ आप देते नहीं हो 60 दिनों के बाद। लेकिन 60 दिनों के बाद आपका ये जो फसल है ये इस तरीके से बड़ी हो जाती है, जब उसके अंदर फ्लावरिंग फल फूल आना चालू हो जाता है। तो आप एक बात इमेजिन कीजिए, जब ये पौधा छोटा होता है तब बेसल डोज के अंदर आपने इतना बम्पर दे दिया, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की, तो उससे क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा? क्या फसल को उतने न्यूट्रिएंट की जरूरत है ये भी या नहीं? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। इतने छोटे पौधों के लिए इतना बम्पर वाला डोज की जरूरत नहीं है। जो भी नॉमिनल में लॉन्ग टर्म में काम करेगा उन्हीं न्यूट्रिएंट को अगर हम हमारे बेसल डोज के अंदर लेंगे तो ये हमारा फायदा होने वाला है। तो इसकी जगह पे अगर आप जो भी बम्पर देना चाहते हो ना भाई, 2-2 बोरी 3-3 बोरी, वो इस स्टेज में दोगे तो आपका फायदा होगा 60 दिन के बाद में। क्योंकि 60 दिन के बाद में आपकी फ्रूटिंग वाली स्टेज आ जाती है, फ्लावरिंग वाली स्टेज आ जाती है, तब बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तब इस बेसल डोज की कमी आप उस वक्त भी निकाल देते हो तो आपका फायदा ही होगा। तो डिवाइड कर दो, आपका जो भी बड़ा वाला डोज होगा, बम्पर वाला डोज होगा, उसको डिवाइड कर दो। छोटे बच्चे को छोटे बच्चे की तरह ही खाना खिला और बड़े पौधे को बड़े पौधे की तरह खाना खिला। हमारा इंसान का और पौधों का एक जैसा ही, और हम बर्ताव भी ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात कीजिए, काम कीजिए कि गर्मी हो, ठंड हो या फिर आपका बारिश का मौसम हो, आपको बोरान 1 एकड़ के लिए 1 किलो ही लेना है। कार्बोफ्यूरॉन आपका 1 एकड़ के लिए 8 किलो तक जाएगा, 8 से 10 किलो का तक भी पैकिंग होता है। इसके साथ साथ सिलिकॉन पाउडर आपका 10 किलो जाएगा, किसी भी कंपनी का आप उठा सकते हो। तो इस तरीके से खास बात बाकी है, इस तरीके से हमारा ये बेसल डोज 1 एकड़ के हिसाब से तैयार है। इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको नाइट्रोजन और पोटेश के अंदर, बाकी आप सब
जैसे कि तैसा इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो कहीं पे स्किप किया होगा तो भाई आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट करके देख सकते हो। ऐसा दौड़ा दौड़ा के भागा भागा के कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आज की खास बात के अंदर हम क्या समझाने वाले हैं? तो देखो भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग वो मुर्गी की खाद होती है ना, मुर्गी वाली जो भी खाद होती है उसकी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो गोबर की खाद होती है, मुर्गी की खाद होती है, या फिर जो हमारे जो शुगर केन के जो भी फैक्ट्री से जो निकला हुआ मई होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों के अंदर क्या होता है, हीट होता है। देखो गोबर की खाद आपने देखा होगा सुबह के वक्त या फिर दोपहर को भी, अगर आप उसको नीचे का लेयर निकालोगे तो वहां से भाप आ जाती है, हीट होती है उसके अंदर। आपके मुर्गी की खाद के अंदर भी बहुत ज्यादा हीट होती है। तो अगर आपकी यह खाद बिना सड़ी या फिर कम सड़ी होगी तो आप ऐसी खाद को अपनी फसल के अंदर डाल रहे हो, बिना सड़े या फिर कम सड़े हुए खाद को, तो वो आपका नुकसान कैसे कर सकती है? अगर गर्मी के दिनों में ऐसी खाद डालोगे तो वो आपका नुकसान ही करेगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में एक्चुअल में टेम्परेचर ही उतना होता है। ठंड के दिनों में ये चीज आपको थोड़ा सा फायदा दे सकती है, क्योंकि ठंड के दिनों में तो वैसे ही टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। लेकिन बारिश के दिनों में आपका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो बारिश के दिनों में अगर आपने ऐसी गर्मी वाली खादों का इस्तेमाल किया और बारिश नहीं गिरा तो आपका नुकसान होगा, और बारिश के दिनों में ऐसे गर्मी वाली खादों का इस्तेमाल करके बारिश गिरा तो आपका फायदा भी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही था कि इतना रिस्क लेने से अच्छा ठंड का मौसम छोड़कर अगर आप ऐसा एक प्रैक्टिस बना लोगे कि मुझे सड़ा हुआ ही खाद डालना है, जो अच्छे से बन बुरा बुरा होने वाला जो भी खाद है वही बनने के बाद ही मैं डालूंगा, ऐसा आप अपने मन के अंदर प्रण ले, तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो आज का यह खास बात और आज का यह वीडियो बेसल डोज आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। अन्य निर्माता को यही सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।